सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में फर्स्ट पार्ट आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने हर एक विषय का हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराया है। इसके अलावा हम लोगों ने हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया है चैप्टर वाइज। हम लोग सभी विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज के बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करवा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल से बेहतर तैयारी ऐसे ही करते रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार करने के लिए जो संचालन समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के जो इस समिति के अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। और आपको अच्छे से पता है कि 1992 में भी प्रोफेसर यशपाल समिति ही बनाई गई थी, जो बस्ते का बोझ कम करने के लिए या फिर बच्चों के ऊपर से पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए। इसे हम संशोधित शिक्षा नीति भी कहते हैं, संशोधित शिक्षा नीति 1992 भी कहते हैं। तो ये डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर यही पूछता है कि 1992 में जो शिक्षा नीति आई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके भी अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? ये भी मैंने इतनी बार आप लोगों को बता दिया है कि जो भी प्रशिक्षु लगातार हमारे चैनल से वीडियोस को देख रहे होंगे उन्हें याद हो गया होगा। स्पेशली मैंने एक पूरा वीडियो ही बनाया है इस पर अलग से, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर। और दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आई थी 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद इसी में ये बना था और 1987 और 1988 में ये क्रियान्वित हो गया था, यानी कि ये योजना लागू हो गई थी और कार्य करना भी शुरू कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। तो कभी भी एग्जाम में आएगा तो आपको इतना याद रखना है कि विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना। आवश्यक सुविधाओं से तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर है कि स्कूल में कम से कम बच्चों को स्कूल में ब्लैक बोर्ड मिले, इसके अलावा स्कूल में पाठ्य सामग्री मिले, उनको कम से कम 2 शिक्षक उस स्कूल में जरूर हो, कम से कम उस स्कूल में 2 कमरे हो, इस तरीके से वो स्कूल बना हो, 2 कमरे के साथ एक बरामदा भी हो। तो दोस्तों, यहाँ पर न्यूनतम सुविधाओं की बात की गई, कम से कम न्यूनतम सुविधाएं हर एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को मिले। इसीलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना पहले प्राइमरी विद्यालय में शुरू की गई, फिर पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में भी स्टार्ट की गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का क्या था? उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 5 है, एसओपीटी कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? एसओपीटी कार्यक्रम का पूरा नाम प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एसओपीटी किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई थी? तो एसओपीटी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए की गई थी और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी थी? तो बेसिक शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1993 से कार्य करना प्रारंभ कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं? तो बेसिक शिक्षा परियोजना के कुल 3 अंग है, संस्थागत क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार और बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो यह दायित्व प्रत्येक जिले की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि डायट पर इसका उत्तरदायित्व दिया गया है, डायट को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, डीपीईपी का पूरा नाम क्या है? डीपीईपी मैंने बहुत ही बार आप लोगों को बताया है कि पीई मतलब प्राइमरी एजुकेशन, डी मतलब डिस्ट्रिक्ट, पी मतलब प्रोग्राम। तो डीपीईपी क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अगर ये पीई आप याद रखोगे प्राइमरी एजुकेशन, तो बाकी यहाँ पर जो डी है इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट और ये जो लास्ट वाला पी है इसका मतलब प्रोग्राम। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम या डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये जितने भी फुल फॉर्म है सब आप इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ हुआ।
क्वेश्चन नंबर 12 है 1997 में डीपीईपी द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले चुने गए थे? तो टोटल 22 जिले चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है? स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम को हम विद्यालयी शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका दूसरा नाम विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 14 है विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम का मुख्य अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जो डायरेक्ट कक्षा 1 में एडमिशन लेते हैं, वो ना तो बेबी क्लास, ना तो यूकेजी, एलकेजी, जो इस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, वो सब वो पढ़ करके नहीं आए, डायरेक्ट उन्होंने फर्स्ट में एडमिशन लिया, तो उन्हें प्रथम 6 सप्ताह से 2 माह तक उन्हें पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी कि जो बच्चों को आंगनवाड़ी में सिखाया जाता है उस तरीके की शिक्षा, क्रिएटिविटी के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को अनुभव दिए जाते हैं ताकि वो विद्यालय से डरे ना, बल्कि विद्यालय के लिए धीरे धीरे वो तैयार हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 15 है संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है? आपको अच्छे से पता है कि केरल है। क्वेश्चन नंबर 16 है संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए कौन से अभिकरण उत्तरदायी हैं? तो जिला शिक्षा समितियां, स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य अभिकरण जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ, नेहरू युवा केंद्र आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, तो 2002 से। क्वेश्चन नंबर 18 है सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहां से प्राप्त होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? इस अभियान को केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। भारत सरकार का 65% है और राज्य सरकार का 35% इसमें सहभागिता है। क्वेश्चन नंबर 19 है NPEGEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल क्या है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है, उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। दोस्तों, जो NPEGEL कार्यक्रम है इसमें कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा लड़कियों को दी जाती है, अनौपचारिक रूप से दी जाती है, और यहाँ पर ऐसी लड़कियां जो पढ़ नहीं पाई हैं किसी कारणवश, उनको यहाँ पर शिक्षा दी जाती है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इसका जो फुल फॉर्म है इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार बच्चों से प्रैक्टिकल में या वाइवा में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। बाकी आपके एग्जाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। क्वेश्चन नंबर 20 है NPEGEL का क्षेत्र बताइए। तो महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंड, 10% से कम साक्षरता वाले विकास खंड तथा चयनित शहरी मलिन बस्तियां, यानी कि जहां पर शिक्षा की जो दर है, शिक्षा की दर बहुत कम है, यानी कि शिक्षित नहीं है लोग। और यहाँ पर देखिए ऐसे चयनित शहरी मलिन बस्तियां जहां पर शिक्षा की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे लोग शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं, तो ऐसी जगह पर महिला साक्षरता को और अच्छा करना और सुदृढ़ करना। क्वेश्चन नंबर 21 है स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया? तो स्कूल चलो अभियान जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया? तो स्कूल चलो अभियान 31 जुलाई तक चलाया जाता है, और स्कूल चलो अभियान हर साल 31 जुलाई तक चलाया जाता है। 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक, आप देखिए यहाँ पर 1 जुलाई लिखा हुआ है, 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक ये हर साल चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के क्या उद्देश्य हैं? दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की लड़कियां पढ़ती हैं, यह आप लोगों को पता है। इसमें यहाँ पर रहने की भी सुविधा होती है, यहीं पर लड़कियां रहती हैं, यहीं पर उनके भोजन का प्रबंध होता है और यहीं पर वो पढ़ती भी हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिकाओं के प्रति सम दृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता हेतु एक प्रयास है, जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि ये योजना कब शुरू की गई? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004-05 में प्रारंभ की गई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 है बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं बाल श्रम। क्वेश्चन नंबर 26 है मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई?
विद्यालय में बच्चों के ड्रॉप आउट होने के कारण, यानी कि बच्चे घर से खाना खा के आते नहीं थे तो उन्हें दोपहर में भूख लग जाती थी। तो इस तरीके से देखा गया कि कैसे हम बच्चों को स्कूल में रोक सकते हैं, और इसी के लिए यहाँ पर एमडीएम योजना आई कि बच्चे स्कूल में ही खाना खाएं, स्कूल में ही पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 27 है, मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई? तो 15 अगस्त 1995 से। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतनी बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ये क्वेश्चन। आप लोगों में से जो भी प्रशिक्षु रेगुलर सभी वीडियोस को देख रहा है उसे अच्छे से पता होगा कि बहुत सारी चीजें उनको याद हो चुकी होंगी, क्योंकि मैं इतनी अच्छे से समझाती हूँ, हर चीज को आप लोगों को पता भी है। इसीलिए मैंने क्लासेस भी बहुत ही अच्छे से अपने खुद हाथों से लिख करके आप लोगों के लिए नोट्स बनाया और उसको पढ़ाया, ताकि आप लोग का जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का डर है आप लोग के अंदर वो निकल जाए। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग को सीरीज में भी मैं पढ़ाती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज को मैं अच्छे से आप लोगों को समझाते हुए ही चलूं। दोस्तों बाल अधिकार 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये बाल अधिकार की घोषणा की गई थी, और इस पर 193 देशों ने अपने हस्ताक्षर किए थे, यानी कि 193 देशों ने पूरे विश्व में इस पर सहमति जताई थी। और यहाँ पर ये जो लिखा है दोस्तों 10 दिसंबर 1948 अगर यहाँ पर होता तो ये होता मानवाधिकार दिवस कब से मनाया जा रहा है। तो मानवाधिकार दिवस आप लोगों को पता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। ये 1948 से शुरू हुआ था, लेकिन बाल अधिकार जब भी आएगा तो 20 नवंबर 1989, ये आप याद रखिएगा। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाने जाओगे और आप बच्चों को पढ़ाने के लिए ही ट्रेनिंग ले रहे हो। तो बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये निर्धारित किया गया 20 नवंबर 1989 को। अच्छे से डेट याद रखिएगा। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 1948 से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई दो विशेषताएं लिखिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो बना था, तो ये 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों के लिए विद्यालय, बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़ना, बालकों को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना ना दी जाए। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चा जो भी पढ़ता है अच्छे से स्कूल में पढ़े, और इस तरीके से टीचर उसको पढ़ाए कि उसको सारी चीजें समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आती तो टीचर उसको एक्स्ट्रा क्लास लेकर के समझाएं, लेकिन यहाँ पर निजी ट्यूशन की छूट नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? तो एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। यानी कि इन्होंने क्या कहा था कि जो यूरोप की एक छोटी सी अलमारी जिसमें ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं, वो जितना भारत का साहित्य है, भारत में इतने सारे साहित्यिक चीजें लिखी गई हैं, इतने सारे काव्य लिखे गए हैं, इतने सारे, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, इसके अलावा जो हमारे देश में इतने सारे कवि हुए हैं, उन्होंने इतनी सारी रचनाएं लिखी। इसके अलावा अरब, इन दोनों के साहित्य ये जो यूरोप की अलमारी है इसमें समा जाएगा। ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किसके द्वारा किया गया था? मैकाले जी द्वारा किया गया था। इनके कहने का मतलब था कि खाली जो यूरोपीय साहित्य है, यानी कि जो यूरोप के लोग लिखते हैं वही सबसे बड़ा है, बाकी भारत का, अरब का, इन सबका साहित्य इनके सामने कुछ नहीं है। तो इस तरीके की सोच थी अंग्रेजों की। आप देख सकते हैं कि इनके कहने का मतलब कि केवल एक अलमारी में ही सारी पुस्तकें आ जाएंगी, भारत में जितनी लिखी गई हैं, अरब में जितनी लिखी गई हैं, इतने सारे साहित्य लिखे गए हैं। और इनका क्या है, इनका जो साहित्य है वो बहुत महान है, इनके कहने का मतलब यही था। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षा में छनाई या निस्यंदन का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? छनाई और निस्यंदन का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, मैकाले जी ने ही दिया था। तो मैकाले जी ने ही दिया था, आप याद रखिए। और इसका अर्थ क्या था? कुछ लोगों को ही केवल शिक्षा देना, जो समाज के अमीर लोग हैं उन्हीं लोगों को केवल शिक्षा देना, और उनसे छन छन करके शिक्षा कहाँ आए? समाज के निचले स्तर के, निचले तबके के लोग तक आए, अन्य जन साधारण तक वो शिक्षा आए। तो कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जन साधारण को शिक्षित कर सके। तो इनकी इस तरीके की सोच थी, और इसे ही हम निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। मैक्सिमम टाइम पर यही पूछेगा कि छनाई का या निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया, तो आप याद रखिएगा उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है? तो वो है अनुदान प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं दो प्रमुख देनों का उल्लेख करिए। तो केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। क्वेश्चन नंबर 35 है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना।
क्वेश्चन नंबर 36 है, नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो शैक्षिक अवसरों की समानता और केंद्र सरकार की भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रोफेसर यशपाल किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए? तो आपको पता है, छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने और अधिगम के स्तर को और अच्छा बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, पी मोस्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की मूल संस्थितियों से अवगत कराना। क्वेश्चन नंबर 39 है, एनपीईजीईएल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो शिक्षा से अपवंचित बालिकाओं के शिक्षा के स्तर को और सुधारना। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? नवीं पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा आप, नवीं पंचवर्षीय योजना 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक ये चली थी। तो याद रखिएगा आप, लक्ष्य बालिकाओं का पुनर्वास, बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम की समस्या को दूर करना। वो चाहे बालक हो चाहे बालिकाएं हो, दोनों को बाल श्रमिकों का पुनर्वास करना और बाल श्रम की जो समस्या है इसको खत्म करना, ये नवीं पंचवर्षीय योजना में संचालित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनवाना। क्वेश्चन नंबर 42 है, डीपीईपी परियोजना के कार्य लिखिए। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, विद्यालय में बच्चों का ठहराव। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? तो 1781 में, याद रखिएगा 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, बनारस हिंदू कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो 1791 में जोनायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 45 है, राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को आपको पता है, ये हंटर आयोग के, हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, लॉर्ड कर्जन कब भारत आए? तो लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 यानी कि 1889 में भारत आए। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई 1902 में, यानी कि 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1904 में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र कैसा हो गया? तो विश्वविद्यालयों का कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया गया, क्योंकि वे अब परीक्षा लेने के साथ ही शिक्षण कार्य भी कर सकते थे। तो इस तरीके से आपके सभी 50 क्वेश्चन यहाँ पर आज के फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसको नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को बिना मिस किए हुए देखें। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए आपको, तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर किया करिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों अपने फ्रेंड्स के कॉलेज के ग्रुप में। जहां पर भी आपको लगे कि आपको आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की जरूरत है, वहां जरूर शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़े और हमारे जो वीडियोस हम बना रहे हैं उसका लाभ ले सके। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, जैसे ही आप आई बटन पर क्लिक करोगे आपको सभी विषयों की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। हर एक वीडियो को आप कहीं भी कभी भी देख सकते हो जितना हमने अब तक बनाया है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक हमने दे दिया है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा।